नमस्कार। इस खास ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम भारत के संपूर्ण इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम प्राचीन गुफाओं और मेहरगढ़ की उन पहली झोपड़ियों से लेकर सीधे आज के चंद्रयान की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग तक का सफर तय करेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक पूरी सभ्यता के जन्म, उसके पतन, उसके कड़े संघर्ष और फिर से राख से उठ खड़े होने की पूरे 11,000 सालों की एक महाकाव्य यात्रा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विशाल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग की, फिर विदेशी आक्रमण और प्रारंभिक संघर्ष पर नजर डालेंगे। इसके बाद मुगल काल और वीर प्रतिरोध, फिर ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम, और आखिर में आधुनिक और सशक्त भारत। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग, एक महान शुरुआत। ये वो दौर था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव सभ्यता अपनी पहली सांसें ले रही थी, और सच कहूं तो दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दे रही थी जिनकी उस वक्त कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, 9000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ में लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज कर रहे थे। मतलब हजारों साल पहले ही डेंटिस्ट्री आ चुकी थी। फिर 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता आई। इनके शहर बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसे ग्रिड सिस्टम पर बने थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। और हाँ, 3226 ईसा पूर्व की वो घटना कैसे भूल सकते हैं, जब राजा पोरस के कड़े प्रतिरोध और मगध की विशाल सेना के खौफ ने विश्व विजेता सिकंदर को भी भारत की सरहदों से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। अब ये जो नंबर है ना, 10,000, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये असल में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। दुनिया के इस पहले महान विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि कोरिया, चीन और तिब्बत से लोग ज्ञान लेने आते थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पूरे 2000 शिक्षक मौजूद थे। ये साफ दिखाता है कि प्राचीन भारत उस समय दुनिया भर में ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र था। गुप्त साम्राज्य के दौर को हम यूं ही स्वर्ण युग नहीं कहते। उस वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि विज्ञान और साहित्य भी एकदम टॉप लेवल पर थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो का सिद्धांत दिया, जिसके बिना आज का कंप्यूटर विज्ञान सोच पाना भी मुश्किल है ना? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास वो लौह स्तंभ देखिए, 1600 सालों से आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये प्राचीन धातु विज्ञान का एक जीता जागता चमत्कार है। वहीं चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद और सर्जरी की नींव रखी, और कालिदास ने ऐसा कमाल का साहित्य लिखा जो आज भी अमर है। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, विदेशी आक्रमण और प्रारंभिक संघर्ष, सभ्यता की अग्नि परीक्षा। बाहरी खतरों और आपसी फूट ने इस बेहद समृद्ध भूमि को एक गहरे अंधकार की तरफ ढकेल दिया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला पहला बड़ा विदेशी आक्रमण था। इसके बाद 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में जो भारी लूटपाट और विध्वंस किया, उसने भारत के स्वाभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अपनों की गद्दारी और छल के चलते सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और यहीं से दिल्ली के दरवाजे विदेशी शासकों के लिए पूरी तरह से खुल गए। उस दौर में जो हार मिली, उसका एक बहुत बड़ा कारण युद्ध के नियमों को लेकर वैचारिक टकराव था। मतलब एक तरफ तो स्थानीय राजा थे जो युद्ध को भी एक तरह का धर्म मानते थे। वो निहत्थे पर वार नहीं करते थे, सूरज ढलने के बाद तलवार म्यान में रख लेते थे, और शरण में आए दुश्मन को तो माफ भी कर देते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी के साथ किया था। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनके लिए युद्ध का मतलब सिर्फ तबाही, लूट और किसी भी कीमत पर जीतना था। जाहिर है, ये वैचारिक अंतर भारत को बहुत भारी पड़ा। अब जरा इस नंबर 3 पर गौर करें। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत भयानक सांस्कृतिक त्रासदी का प्रतीक है। 3 महीने, जी हां, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया तो उसने वहां की विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो वहां इतनी किताबें और पांडुलिपियां थीं कि वो लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। सोचकर देखिए, हजारों सालों की रिसर्च, आयुर्वेद और खगोलशास्त्र का बेशकीमती ज्ञान उस धुएं में हमेशा के लिए खाक हो गया। खैर, इतिहास आगे बढ़ा और हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, मुगल काल और वीर प्रतिरोध, स्वाभिमान की लड़ाई।
दिल्ली सल्तनत और मुगलों के आने का ये काल सिर्फ विदेशी शासकों के वर्चस्व का नहीं था, बल्कि कमाल के स्थानीय साहस का भी गवाह बना। विजयनगर साम्राज्य का हम्पी शहर जब अपने चरम पर था, तो वहां के बाजारों में बोरियों में भरकर हीरे मोती बिकते थे। सच में ये कला और संस्कृति का एक स्वर्ग था। लेकिन 1565 के तालीकोटा युद्ध में एक बड़ा विश्वासघात हुआ। 5 सुल्तानों की संयुक्त सेना ने इस शानदार शहर को इस कदर लूटा और जलाया कि ये पूरी तरह से एक शमशान में बदल गया। आज भी अगर हम हम्पी के खंडहर देखें तो वो उस भयानक विनाश की गवाही देते हुए नजर आते हैं। कर एक बात तय थी, विरोध की आग कभी नहीं बुझी। ये संघर्ष सदियों तक चलता रहा। 1303 में चित्तौड़ में रानी पद्मिनी और 16,000 वीरांगनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने झुकने के बजाय जौहर की अग्नि को चुनना बेहतर समझा। फिर 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया और भारी तबाही मचाई, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा। 1576 का वो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कैसे भूल सकते हैं। वहां महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहने वाले भील आदिवासियों के साथ मिलकर मुगलों की विशाल सेना के खिलाफ अपनी मातृभूमि के लिए वो लड़ाई लड़ी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। ये बेहद निडर शब्द मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज के थे। जब उन्हें धोखे से बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाया गया और धर्म बदलने का दबाव डाला गया, तब उन्होंने ये जवाब दिया था। इसके बाद उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उनका यह सर्वोच्च बलिदान पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन गया जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लौ। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, व्यापार के बहाने आए यूरोपीय व्यापारियों ने धीरे धीरे सत्ता हथियानी शुरू कर दी। 1757 के प्लासी के युद्ध ने तो भारत का भाग्य ही बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने देश में भयानक आर्थिक तबाही मचाई। जरा सोचिए, युद्ध से पहले जो बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत हुआ करता था, अंग्रेजों के कब्जे के बाद वहां भयानक अकाल पड़ने लगे। बेहतरीन मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए और किसानों को अपनी ही उपजाऊ जमीन पर जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। ये सिर्फ शासन नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को सोच समझकर तबाह करने की साजिश थी। लेकिन इस भारी दमन के खिलाफ जो आवाज उठी वो किसी एक तरीके तक सीमित नहीं थी। आजादी की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे योद्धाओं ने जहां सशस्त्र विद्रोह किया, वहीं बाद में महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और खादी के जरिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और हां, दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा थे जिन्होंने अपने खून से इनकलाब लिखा। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी सैन्य बल के पर ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी और करारी चुनौती दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सच कहूं तो यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक शंखनाद था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन ओजस्वी शब्दों ने देश के हजारों युवाओं और महिलाओं को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित कर दिया। जब उनकी सेना ने कदम आगे बढ़ाए और नौसेना में भी बगावत फैलने लगी, तो ब्रिटिश शासकों को बिल्कुल साफ हो गया कि अब वो भारतीय सैनिकों के भरोसे भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। और इसी के साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, आधुनिक और सशक्त भारत, राख से पुनर्जन्म। 1947 में एक दर्दनाक बंटवारे के साथ ही सही, लेकिन आजादी आखिरकार मिल ही गई। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 562। इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो वो देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ छोड़ गए थे। उन्हें पक्का यकीन था कि भारत टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ कूटनीति और फौलादी इच्छा शक्ति से इन 562 टुकड़ों को जोड़कर एक अखंड भारत का निर्माण किया। आज हम भारत का जो मानचित्र देखते हैं ना, वो असल में उन्हीं की देन है। आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास में एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और वो है ये आंकड़ा 93,000। 1971 के युद्ध में भारत के मजबूत नेतृत्व और शौर्य के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था। इस जीत ने भारत को दक्षिण एशिया की एक निर्विवाद महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और अगर तकनीकी प्रगति की बात करें तो भारत की कहानी बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है।
एक समय था जब हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम इतने सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ था कि रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियां पर ले जाना पड़ा था। तब शायद दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन आज देखिए, उसी भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी कम लागत वाली शानदार तकनीक से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर सके। जी हां, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज का भारत सिर्फ अपने शानदार अतीत के भरोसे नहीं बैठा है। जो देश कभी एक छोटी सी सुई तक आयात करता था, वो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 1974 और 1998 के पोखरण परीक्षणों ने हमें एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बना दिया। आज देश के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति पहुंच चुकी है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही योग और आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन विरासत आज पूरी दुनिया को एक स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखा रही है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से हमें क्या समझ आता है? इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि कोई कितनी बार हारा है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हम कितनी बार गिरकर वापस खड़े हुए हैं। इस मिट्टी ने अनगिनत जख्म सहे हैं, लेकिन हर बार ये राख से एक नए रूप में उठी है। अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। सदियों के आक्रमणों, लूट और युद्धों से बचकर निकलने के बाद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ते इस अटूट राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा? आने वाले समय में यह सभ्यता दुनिया को और कौन से चमत्कार दिखाएगी? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।